नमस्कार साथियों। आज का ये मेरे इस ट्रेनिंग सेशन का दूसरा सेशन है। हम आज इस सेशन में प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको कि अगर मेरा वीडियो ये और पिछले वाला पसंद आया तो नीचे लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस चैनल को विजिट करते रहिए। डेली 7 बजे क्लास हुआ करेगी। दो क्लासें बीच में से ब्रेक हुआ करेगी, 7 बजे के बाद 8:30 या 8:15 या 8:45 तक, डिपेंडिंग अपॉन क्लास लेक्चर कितना है। जैसे आज का 1.5 घंटे का सोचा था पहला क्लास फर्स्ट सेशन, लेकिन 1 घंटा 40-42 मिनट तक एक्सटेंड हो गया। इसलिए 7 बजे के वो शुरू हुआ करेगी, तकरीबन 8:30 बजे के करीब लंच डिनर हुआ करेगा। उसके बाद आधे घंटे की छुट्टी के बाद नेक्स्ट सेशन शुरू हुआ करेगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विजिट करते रहिए। तो हम चर्चा करेंगे आज की प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस की। प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर है क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। जब देश आजाद हुआ उस समय बैंक इंडिया में प्राइवेट बैंक थे ज्यादा, सरकारी कम, बहुत कम थे। 69 में बहुत सारे बैंकों को नेशनलाइज, 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। 80 में 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया। बेसिकली गवर्नमेंट का पर्पज क्या था बैंकों को नेशनलाइज करने का, कि जो एक तो कंसंट्रेशन ऑफ लोन जो डिपॉजिट्स लोगों के हैं, और लेके उसको कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग लोन के फॉर्म में कुछ ही फैमिली ले जाएं, और प्राइवेट हाथों में ना जाके ये सरकारी बैंकों में से डिस्ट्रीब्यूशन हो उसकी। और जो कुछ एग्रीकल्चर, एमएसएमई या रिटेल ट्रेड या छोटे लोग हैं, उन तक क्रेडिट पहुंचे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ पूरे पॉपुलेशन की हो। इस पर्पज को मद्देनजर रखते हुए प्रायोरिटी से कुछ सेक्टर सेगमेंट्स को प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा दिया गया, कि गवर्नमेंट ने बैंकों के ऊपर, रिजर्व बैंक ने बैंकों के ऊपर कुछ टारगेट रख दिए कि अपने टोटल एडवांसेज का इतने % आपको प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही देना है। जिससे प्रायोरिटी सेक्टर है क्या, फिर उनकी डेफिनेशन, सेगमेंट्स, क्लासिफिकेशन दी जाती है। टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। Expert Committee on MSME chaired by Shri U.K. Sinha and Internal Working Group to Review Agriculture Credit chaired by Shri M.K. Jain. Apart from discussion with all stakeholders, RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइन 26 अक्टूबर 22 को रिवाइज की है, जो इसकी आज हम चर्चा करेंगे। ये 26 अक्टूबर 2022 का ये सर्कुलर है। टारगेट्स क्या हैं प्रायोरिटी सेक्टर के? प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट्स डोमेस्टिक बैंक्स के लिए और फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से ज्यादा ब्रांचें हैं इंडिया में, उनके लिए, उनके ऊपर ये टारगेट लागू होते हैं। टारगेट है क्या? 40% ऑफ द एएनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर। एएनबीसी क्या होता है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बेसिकली मतलब क्रेडिट ही समझ लीजिए, जो क्रेडिट को कुछ एडजस्टमेंट्स की गई हैं, उसकी डेफिनेशन डिटेल मैं अभी इस क्लास में चर्चा नहीं करूंगा। 3 to 4 और 4 to 5 के लिए किसी सेपरेट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे, एएनबीसी कैसे निकालना है। बस आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जी, और सीओबी, सीओबी का मतलब क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवरेज हायर। एएनबीसी तो क्रेडिट हो गया जो बैलेंस शीट से लिया जाएगा, बैंक के जो एडवांसेज हैं। सीईओबी क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, ये बेसिकली ऑफ बैलेंस, कई बार क्या होता है कि बैंक ने ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर दिए, जैसे कि नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स दी, लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट्स दी। जो लिमिट्स दी टोटल में नहीं आएगा, क्रेडिट में, टारगेट में तो आएगा नहीं। इसलिए उनको क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर ले लो या एएनबीसी ले लो, विचएवर इज हायर, उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट होगा, टू इंश्योर कि जो हमारी ऑफ बैलेंस शीट आइटम भी प्रायोरिटी सेक्टर अचीवमेंट में आ जाए। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विच एवरेज हायर है। ये सभी डोमेस्टिक बैंक्स का और फॉरेन बैंक्स भी मोर देन 20 बैंक ब्रांचेज वालों का है। आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को टारगेट थोड़ा ज्यादा है, उनका टारगेट 75% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विच एवरेज हायर है। माइक्रो एंटरप्राइजेज, माइक्रो एंटरप्राइजेज का टारगेट है 7.5%, 7.5% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विच एवरेज हायर।
एग्रीकल्चर का टारगेट है 18%, 18% ऑफ एएनवीसी और सीओबी विच एवरेज हायर। जितने भी टारगेट्स हैं दीज आर परसेंटेज ऑफ एएनवीसी और सीओबी विच एवरेज हायर। एग्रीकल्चर का 18% का टारगेट है, माइक्रो एंटरप्राइजेज का 7.5% का है। जो एग्रीकल्चर का 18% का टारगेट है उसके अंदर 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को देना जरूरी है, ये भी एक टारगेट है। बीकर सेक्टर का 12% का टारगेट है, 12% ऑफ एएनवीसी और सीओबी विच एवरेज हायर। ये टारगेट्स हैं। ये जो अभी मैंने बताया कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का टारगेट एग्रीकल्चर के अंदर 10% है, बीकर सेक्टर का टारगेट 12% है। ये टारगेट्स जो बीकर सेक्टर का और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का, ये बेसिकली फेज्ड मैनर में अलो करना है। ये टारगेट 10% और 12% 31/3/24 को अचीव करना है, ये टारगेट रिजर्व बैंक ने दिया है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का जो है ये 10% होगा 31/3/24 को, बीकर सेक्टर का 12%। अगर हम 31/3/23 की बात करें तो आधा परसेंट लेस, 10% से आधा लेस करके 9.5 हो जाएगा, 12 से साढ़े लेस कर आधा परसेंट कम करके 11.5 हो जाएगा। सो अगर एग्जाम में आ जाता है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का 31/3/23 का टारगेट क्या है, तो आपने 10 नहीं देना, 9.5 देना है। बीकर सेक्टर का टारगेट 31/3/23 का क्या है, 12 नहीं 11.5 है। अगर 31/3/22 का आ जाता है तो आधा परसेंट और लेस कर दीजिए, ये 9.5 नहीं 9 है, ये 11.5 नहीं 11 है। उससे पीछे का आने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर उससे और पीछे आता है 31/3/21 का, तो यहाँ पे 1% लेस है, 9 की जगह पे 8 था, यहाँ 11 की जगह पे 10 था। सो बीकर सेक्टर का और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का टारगेट एक फेज मैनर में होना है। 31/3/24 को 10 और 12 होना है, 31/3/23 को 9.5 और 11.5 होना है, 31/3/22 को था 9 और 11। ये टारगेट्स फेज मैनर में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। क्वेश्चन इनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है। एक नॉन कारपोरेट फार्मर होते हैं। नॉन कारपोरेट फार्मर होते क्या है, जो एग्रीकल्चर का जो टारगेट है 18% का, उसके अंदर आगे आप हम जाके स्टडी करेंगे कि उसके अंदर कुछ इंडस्ट्री को या बिजनेस वालों को जो एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस है या बड़े अदर मतलब कारपोरेट भी हैं, उनको भी एग्रीकल्चर में काउंट किया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि सारे का सारा नॉन नॉन कारपोरेट ही ले जाएं, सॉरी कारपोरेट ही ले जाएं, इसलिए नॉन कारपोरेट्स के लिए अलग टारगेट रख दिया गया। ये टारगेट इसी बार के सर्कुलर में दिया गया है कि सभी बैंकों को क्या करना है, डोमेस्टिक बैंकों को और फॉरेन बैंक जिसकी 20 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, उसने नॉन कारपोरेट बारर को सिस्टम की जो पिछले 3 साल की एवरेज है, सिस्टम की 3 साल की एवरेज का इक्वलेंट हमने नोटिफाई प्राइवेट सेक्टर को देना है। सिस्टम की पिछले 3 साल की एवरेज क्या है, वो आरबीआई हर साल बताता है। 22-23 के लिए कितना है अभी बताया है, इसका पीछे थोड़े दिन पहले सर्कुलर आया है, तो 22-23 का टारगेट रहेगा 13.78%। सो पिछले 3 साल की जो एवरेज थी 13.78, 13.78% थी, उतना ही टारगेट है 13.78 का 22-23 का नॉन कारपोरेट फार्मर को एडवांस देने का। जैसे एग्रीकल्चर का 18% है, नॉन कारपोरेट फार्मर को 13.78% देना है। ये टारगेट बैंकों के ऊपर है। एक्चुअली में जो कब कुछ समय से हैं बैंकों में, वो जानते होंगे पहले एग्रीकल्चर में दो कंसेप्ट होती थी, एक डायरेक्ट एग्रीकल्चर, एक इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर। डायरेक्ट टारगेट बहुत देर से 18 चल रहा है। 18 में से ये था कि इनडायरेक्ट का टारगेट अलग था, 13.5 और 4.5 होता था, इनडायरेक्ट 4.5 से ज्यादा नहीं अलाउड था। इसी तरह अब जो नॉन कारपोरेट फार्मर है, नॉन कारपोरेट फार्मर है, नॉन कारपोरेट फार्मर यानी कि इंडिविजुअल जो है, उनको 13.78%, 13.78% देना ही पड़ेगा, ये है। बाकी कारपोरेट को हो सकता है 18 में से मतलब 13.78 नॉन कारपोरेट को, मोस्टली जिसमें इंडिविजुअल आ जाएंगे देंगे, बाकी कारपोरेट को हो सकता है। फार्म सेक्टर की डेफिनेशन का लो, या फार्म सेक्टर के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, सभी लोन एग्रीकल्चर के फार्म क्रेडिट में क्या क्या आते हैं। जो सबसे पहले तो
लोन अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग वेयर हाउस रिसीट, वो लोन मैक्सिमम 1 साल के लिए होना चाहिए। कटाई करने के बाद, फसल की कटाई करने के बाद उसकी प्लेज करके या हाइपोथिकेशन करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फार्मर के अभी नहीं सेल करना चाहता, उसको रेट लग रहा है, रेट कम है, तो वो स्टोर करना चाहता है, जहाँ किसी वेयर हाउस में स्टोर करता है, वेयर हाउस रिसीट उसको वहां मिल जाती है, वो भी प्लेज हो जाती है। मैक्सिमम पीरियड 12 मंथ के लिए लोन मिलेगा। कितना मिल सकता है जी? मैक्सिमम पीरियड 12 मंथ। ये भी क्वेश्चन आता है। अमाउंट कितना है? अगर नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट मिली है या इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, NWR नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, ENWR, ENWR का मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। तो 75 मंथ का है। अगर नेगोशिएबल नहीं है, अदर देन नेगोशिएबल है, तो ये 75 लाख की जगह पे 50 लाख रह जाएगा। तो ये 75 लाख की जगह 50 लाख। सो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट के केस में 75 लाख, अदर देन नेगोशिएबल के केस में 50 लाख, मैक्सिमम पीरियड 12 मंथ का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केट के स्टोरेज के लिए या वेयर हाउस रिसीट्स के अगेंस्ट लोन हो सकता है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में और प्रोडक्टिव सेक्टर में आएगा। ये कई बहुत बार क्वेश्चन आया है। और क्या क्या लोन है इसमें जो एग्रीकल्चर में आते हैं? 5 करोड़ रुपए तक का लोन टू FPO और FPC। FPO क्या होते हैं? FPO मीन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, या FPC को, FPC क्या होते हैं? फार्मर प्रोड्यूसर कलेक्टिव। इनको जो लोन है अश्योर्ड मार्केटिंग देने के लिए, ताकि बेसिकली फार्मर की एक अंडर ऑर्गेनाइजेशन है कि उनको अश्योर्ड मार्केटिंग उनके प्रोड्यूस की मिल जाए, वो फिर बैंक से अगर लोन लेती हैं तो इस तरह की किसी एंटिटी को 5 करोड़ रुपए तक का लोन, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आएगा, प्राइवेट सेक्टर में आएगा, 5 करोड़ रुपए तक का लोन टू FPO और FPC। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि ऐसा ना हो कि सारे के सारे लोन बड़े लोग या इंडस्ट्री वाले या बिजनेस वाले ही कॉर्नर कर लें, काउंटिंग उसकी एग्रीकल्चर में होती रहे। इसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने कुछ लिमिट्स रख दी एग्रीकल्चर लोन की भी। 2 करोड़ से ऊपर तक का लोन, नीचे तक का लोन है जो, वो प्राइवेटी सेक्टर में आएगा, 2 करोड़ से ऊपर का प्राइवेटी सेक्टर में नहीं आएगा। कौन कौन से लोन पे? क्रॉप लोन टू फार्मर्स विच विल इंक्लूड ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर के लिए, एंड लोन टू अलाइड एक्टिविटीज आल्सो। इन सबको जो लोन है, क्रॉप लोन है, ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन के लिए, या हॉर्टिकल्चर के लिए, या नॉन टू अलाइड एक्टिविटीज है, चाहे 2 करोड़ रुपए तक का लोन प्राइवेटी सेक्टर में आएगा। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के लिए, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन तो क्रॉप लोन आ जाते हैं, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन हो जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स लेने हैं या मशीनरी लेनी है या डेवलपमेंट लैंड की करनी है या डेवलपमेंट लोन किस डिफरेंट एक्टिविटीज के, इनको जो लोन दिया जाता है वो भी एग्रीकल्चर में आता है, लेकिन बशर्ते सब्जेक्ट टू द कंडीशन एग्रीगेट लिमिट ऑफ 2 करोड़ पर एंट्री, इससे ज्यादा नहीं, 2 करोड़ तक का प्राइवेट सेक्टर में आएगा। सो 2 करोड़ रुपए तक की क्रॉप लोन टू फार्मर, जिसके अंदर ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल भी शामिल है, हॉर्टिकल्चर भी शामिल है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन एग्रीकल्चर को अलाइड एक्टिविटीज को, वो भी इसके अंदर शामिल है, लोन फॉर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज, जिस तरह में स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टिंग एड्यूस है, इन सबको जो लोन है वो भी 2 करोड़ रुपए तक का। सो इन तीन सभी कैटेगरीज को 2 करोड़ रुपए तक का लोन प्राइवेट सेक्टर में और एग्रीकल्चर में आएगा। ये कितने सभी डिफरेंट क्वेश्चन है, इसका अलग बन जाता है क्वेश्चन, केवल इसका आ जाता है, केवल इसका आ जाता है। सो 2 करोड़ रुपए तक का लोन इन कैटेगरी को अगर दिया जाएगा वो फार्म सेक्टर में आएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट 100 करोड़ रुपए तक बैंकिंग सिस्टम से। बैंकिंग सिस्टम से मान का मतलब डिफरेंट बैंकों से उसने लोन लिया हुआ है। बैंकिंग सिस्टम से जो लोन है टोटल 100 करोड़ से ऊपर, उस 12 का नहीं होना चाहिए। अगर टोटल विद इन 100 करोड़ है तो जो
100 करोड़ तक का लोन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगा। एंसिलरी सर्विसेज, एंसिलरी सर्विसेज को जो लोन 5 करोड़ तक का कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर की हैं फॉर परचेज ऑफ प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स, ये लोन भी एग्रीकल्चर सेक्टर में रहेगा। 50 करोड़ तक का लोन स्टार्टअप्स के लिए, अगर एग्रीकल्चर के स्टार्टअप्स हैं 50 करोड़ तक का लोन एग्रीकल्चर में आएगा। बेसिकली स्टार्टअप्स क्या होती हैं, क्या होती हैं स्टार्टअप्स, एनीबॉडी बताइए। आप अपने क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। 50 करोड़ तक का लोन बेसिकली स्टार्टअप्स को प्राइवेट सेक्टर में आता है। स्टार्टअप्स होती क्या है, जो पिछले 10 साल में सेटअप हुई हैं। 10 साल तक कोई भी कंपनी स्टार्टअप रहती है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसकी टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे हो। 10 साल तक उसकी 100 करोड़ क्रॉस नहीं करी तो स्टार्टअप रहेगी। इस तरह की स्टार्टअप्स को जो 50 करोड़ तक का लोन, अगर वो स्टार्टअप एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो एग्रीकल्चर में रहेगा। अगर वो स्टार्टअप एमएसएमई सेगमेंट में इन्वॉल्व है तो उसका लोन एमएसएमई सेगमेंट में रहेगा। अगर वो स्टार्टअप अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है प्राइवेट सेक्टर में लेकिन एग्रीकल्चर और एमएसएमई में नहीं है तो उसका अदर में रहेगा लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रहेगा। लोन टू फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग अप टू एन एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट ऑफ ₹100 करोड़ पर बारर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। फूड एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स को 100 करोड़ रुपए तक का लोन पर बारर बैंकिंग सिस्टम से प्राइवेट सेक्टर में रहेगा। कौन से होते हैं फूड एंड प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, जिसमें राइस मिल आ गए, शुगर मिल आ गए, किसी भी तरह की एग्रो फूड से रिलेटेड चीजें आ सकती हैं इसमें। एग्रो प्रोसेसिंग, फ्रूट की प्रोसेसिंग, पल्स, जूसेज, ये एग्रो प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। 100 करोड़ रुपए तक का लोन फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, पूरे बैंकिंग सिस्टम से प्राइवेट सेक्टर में रहेगा। 5 करोड़ का कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर, देखिए अपन इसको सारे को रिकैपिचुलेट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को 100 करोड़ तक का लोन, एंसिलरी सर्विसेज को 5 करोड़ तक का कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर परचेज ऑफ प्रोड्यूस, 50 करोड़ तक का स्टार्टअप्स को, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग को 100 करोड़ तक का ये लोन एग्रीकल्चर में आएंगे। ये सभी क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर भी आता है 100 करोड़, इस पे 5 करोड़ पे भी, ये 50 करोड़ पे भी, ये 100 करोड़ पे भी, ये क्वेश्चन हर बार आए हुए हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बेसिकली होते क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ सब टारगेट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर will be including the following: farmers with land holding up to 1 hectare, मार्जिनल फार्मर को बोला जाता है। वो फार्मर जिनकी लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर है उनको मार्जिनल फार्मर बोला गया है। तो मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन क्या है, जिनके पास लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर तक है। स्मॉल फार्मर क्या होता है, वो फार्मर जिसकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, 2 हेक्टेयर तक है, उसको स्मॉल फार्मर बोला गया है। जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर हैं या टेनेंट फार्मर हैं या ओरल लेसीज हैं या शेयर क्रॉपर्स हैं जिनका शेयर ऑफ लैंड होल्डिंग है विद इन दी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, इन जिनका लैंड होल्डिंग यहीं पे फॉल करता है लेबरर का, या तो 1 एकड़ से 1 हेक्टेयर से कम है तो मार्जिनल, 1 से 2.5 वाला आता है तो स्मॉल में आ जाएगा। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर या टेनेंट फार्मर जो है जो कल्टीवेट कर रहे हैं, ओनर नहीं है इस लैंड होल्डिंग तक, वो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में आएंगे। सभी तरह के लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जेएलजी ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज स्मॉल एंड फार्मर डायरेक्टली एंगेज इन एग्रीकल्चर, वो सारे के सारे कंप्लीट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में आएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द लोन। लोन ऑफ रुपीज अप टू ₹2 lakh to individuals solely engaged in allied activities without any
लोन क्राइटेरिया, लैंड क्राइटेरिया, 2 लाख रुपए तक के लोन किसी भी फार्मर को, उसके पास लैंड होल्डिंग चाहे 10 एकड़ भी क्यों, 10 हेक्टेयर भी क्यों ना हो, सोनली फॉर, जो एंगेज फार्मर एंगेज है, जो इंडिविजुअल है सोनली एंगेज इन एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज है, विदाउट एनी लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया, 2 लाख रुपए तक का लोन वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंड होल्डिंग कितनी भी क्यों ना हो, 2 लाख तक का लोन उस इंडिविजुअल का जो सोनली एंगेज इन अलाइड एक्टिविटीज है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन में आएगा। एफपीओ और एफपीसी इंडिविजुअल फार्मर्स की, जो उनको जो लोन जो हमने किया था ना ऊपर, एफपीसी को लोन दिया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर में, ये यहाँ पे किया था 5 करोड़ रुपए तक का लोन उनको दिया जा सकता है, एफपीओ एफपीसी को। अगर एफपीओ एफपीसी को दिया हुआ है लोन, वो सारे का सारा स्मॉल एंड फार्मर में आएगा, प्रोवाइडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी या फार्मर जो डायरेक्टली एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड, वो एफपीओ एफपीसी किसकी बनी हुई है, उन फार्मर की जो डायरेक्टली एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज है, जहाँ पे लैंड होल्डिंग शेयर है जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का 75% से कम नहीं है। यानी कि उन एफपीओ एफपीसी में जो लैंड मेंबर्स हैं, उनकी क्राइटेरिया, उनकी लैंड होल्डिंग है जो वो 75% से कम नहीं है, तो उस एफपीओ एफपीसी को दिया हुआ सारा लोन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में आएगा। एमएसएमई को, एमएसएमई को जितने भी लोन है वो सारे प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। एमएसएमई, पूरा एमएसएमई प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। पहले माइक्रो और स्मॉल होता था, मीडियम भी कई सालों से इंक्लूडेड है। All loans to all micro, small and medium enterprises are considered under priority sector. फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है? फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन मीन्स डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल्स। बेसिकली रिसीवेबल क्या होता है? उग्राही लेनदारी, किसी एमएसएमई यूनिट ने किसी से पैसे लेने हैं, रिसीवेबल है, उस रिसीवेबल को बैंक ने फैक्टर कर लिया, डिस्काउंट कर लिया, उसे बोलते हैं फैक्टरिंग। फैक्टरिंग एक विद रिकोर्स होती है, एक विदाउट रिकोर्स होती है। विद रिकोर्स का मतलब जिससे हमने एक्वायर किया है, जिससे एमएसएमई से, एमएसएमई साइनर हो गया, बैंक का साइनी हो गया उस बुकलेट का। अगर हमारा रिकोर्स उस एमएसएमई यूनिट तक है, कहने का मतलब अगर वो बुकलेट रिसीव नहीं हो पाया, रिकवर नहीं हो पाया, तो हमारा रिकोर्स एमएसएमई तक का है, तो उसको विद रिकोर्स बोलेंगे। अगर एमएसएमई तक नहीं है तो विदाउट रिकोर्स बोल लेंगे। सो जो विद रिकोर्स है, जो जिनमें हमारा एमएसएमई के तहत यूनिट के ऊपर रिकोर्स रहेगा, उस तरह की जो एमएसएमई यूनिट से जो फैक्टरिंग की गई, रिसीवेबल को डिस्काउंट किया गया बैंकों द्वारा, दोज विल बी कंसिडर्ड एंड क्लासिफाइड अंडर एमएसएमई कैटेगरी। फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू एमएसएमई यूनिट्स टेकिंग प्लेस थ्रू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, TREDS, ट्रेड। ट्रेड प्लेटफॉर्म के थ्रू जो फॉर फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन की गई हैं, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आएंगी, एमएसएमई सेगमेंट में आएंगी। फैक्टरिंग के साथ मिलती जुलती एक और टर्म है, हम तो वैसे इससे साथ प्रायोरिटी सेक्टर के साथ रिलेटेड नहीं है। फोरफेटिंग, फोरफेटिंग क्या होती है? डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल, दैट इज कॉल्ड फोरफेटिंग। डोमेस्टिक रिसीवेबल वाले को फैक्टरिंग बोलते हैं, एक्सपोर्ट रिसीवेबल की डिस्काउंटिंग को फोरफेटिंग बोलते हैं। फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू एमएससी ट्रेड हो गया। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप पहले हमने किया था एग्रीकल्चर के समय। स्टार्टअप लोन अप टू ₹50 करोड़ टू एमएसएमई स्टार्टअप आर ट्रीटेड एंड अंडर एमएसएमई सेगमेंट। एग्रीकल्चर की है तो एग्रीकल्चर के, ठीक है, जो ना एग्रीकल्चर की है ना एमएसएमई की है, लेकिन अदर प्रायोरिटी सेक्टर की है तो अदर प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आ जाएगा, एग्रीकल्चर, एमएसएमई या अदर। लेकिन 50 करोड़ तक का लोन स्टार्टअप को प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। स्टार्टअप होता क्या है? अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी हमने कि जो 10 साल पहले ओपन हुआ, विच वाज ओपन इन लेस देन 10 ईयर जगो, पिछले 10 साल के अंदर अंदर खुला, और उसकी एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से क्रॉस नहीं हो पाई, टर्नओवर इज लेस देन 100 करोड़। इस तरह के यूनिट को स्टार्टअप कहा जाता है। इसकी भी डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है।
खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर केवीआई सेक्टर को जितने भी लोन है केवीआई सेक्टर के, दीज विल बी पार्ट ऑफ सब टारगेट ऑफ 77.5% प्रेस्क्राइब्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज। हमने कहा था कि माइक्रो एंटरप्राइज को 7.5% का टारगेट है विद इन प्रायोरिटी सेक्टर। वो 7.5 करोड़ के अंदर खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री के सेक्टर के जितने भी लोन है वो शामिल होंगे। एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट बताइए प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है या नहीं है? जो इंक्रीमेंटल क्रेडिट, बेसिकली इसमें थोड़ी सी, सारा एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं है। कौन सा होगा? जैसे आज हम बैठे हैं, आज 25 दिसंबर में बैठे हैं, 25 दिसंबर को अगर एक्सपोर्ट क्रेडिट की बात करें, 25 दिसंबर 22 को जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है, जब 25 दिसंबर 21 को था, जो इंक्रीमेंटल क्रेडिट है कॉरस्पॉन्डिंग डेट पिछले साल की और आज की, अप टू 2% ऑफ एएनबीसी, अप टू 2% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विच एवरेज हायर, उसको एक्सपोर्ट क्रेडिट माना जाएगा। सो सारा एक्सपोर्ट क्रेडिट नहीं, सिर्फ इंक्रीमेंटल सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 2% एक्सपोर्ट क्रेडिट में माना जाएगा। एक और कंडीशन है कि एक्सपोर्टर की जो टर्नओवर है 40 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सो उन छोटे एक्सपोर्टर को जिनकी टर्नओवर 40 करोड़ से नीचे है, वो लोन इंक्रीमेंटल पिछली आज की कॉरस्पॉन्डिंग डेट लेके जो इंक्रीमेंटल क्रेडिट है सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 2% ऑफ एएनबीसी और सीओवी एंड 40 करोड़ पर बारर, वो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है एक्सपोर्ट क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपोर्ट क्रेडिट की उसके ऊपर बनता है। एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन प्रायोरिटी सेक्टर में कौन सा होता है? एजुकेशन लोन प्रायोरिटी सेक्टर में जो 20 करोड़ रुपए, सॉरी 20 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, जो इंडिविजुअल को एजुकेशन लोन के लिए दिया गया है। एजुकेशन कोई भी हो सकती है, वोकेशनल कोर्स भी हो सकता है, प्रोफेशनल कोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 20 लाख तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। एजुकेशन लोन को लोन सॉरी एजुकेशन सेगमेंट को लोन 20 लाख से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर में जो आएगा वो 20 लाख तक का ही आएगा। हाउसिंग की बात करेंगे, हाउसिंग लोन कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर में होता है? हाउसिंग लोन पैंतीस लाख रुपए तक का मेट्रोपॉलिटन सेंटर में, 25 लाख रुपए तक का दूसरे सेंटर पे प्रायोरिटी सेक्टर में होगा। मेट्रोपॉलिटन सेंटर क्या है? मेट्रोपॉलिटन सेंटर कौन सा होता है? यहाँ पे गलती ना कर देना। मेट्रोपॉलिटन सेंटर का मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता नहीं। जहाँ पे फॉर दिस पर्पज, बेसिकली जो आरबीआई क्लासिफाई करती है ना फॉर द पर्पज ऑफ डिफरेंट स्कीम्स सेंटर्स को, वो डिफरेंट है। हम किसी चर्चा करेंगे कितने आरबीआई की क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया, और नेक्स्ट किसी सेशन में मेरे सिलेबस का पार्ट है जो मैंने बनाया हुआ है। मेट्रोपॉलिटन एरिया 10 लाख से ऊपर वाले को बोला गया है आरबीआई द्वारा। सो 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन, जिसमें बहुत सारे शहर आ जाएंगे, अकेले 4 शहर नहीं आएंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सबको जो लोन है 35 लाख रुपए तक का मेट्रोपॉलिटन सेंटर पर 35 लाख का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में रहेगा। दूसरे सेंटर पे 25 लाख तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में रहेगा। एक और कंडीशन है इसमें, 35 लाख का लोन के लिए उसकी जो ड्वेलिंग यूनिट की टोटल कॉस्ट शुड नॉट बी मोर देन 45 लाख। 25 लाख का लोन अदर देन मेट्रोपॉलिटन सेंटर पे जो प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट किया है, उसकी यूनिट की ड्वेलिंग कॉस्ट 30 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो मेट्रोपॉलिटन पे 35 लाख तक का लोन, 45 लाख रुपए तक की ड्वेलिंग यूनिट की कॉस्ट, अदर देन मेट्रो में 25 लाख तक का लोन, 30 लाख की टोटल यूनिट की कॉस्ट प्रायोरिटी सेक्टर में आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। फ्रेंड, आपके जो लोन है एम्प्लॉइज के, इस लिमिट्स के अंदर भी हों अगर, तो भी वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर नहीं आते। इवन इफ 2000 विद इन दीज लिमिट्स, 35 लाख, 45 लाख, 25 लाख, 30 लाख, वो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आते।
लोन अप टू ₹10 lakh इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर एंड 6 लाख इन अदर सेंटर्स फॉर रिपेयर टू डैमेज ड्वेलिंग यूनिट्स प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। नया परचेज करने के लिए 35 लाख और 25 लाख, सब्जेक्ट टू द कंडीशन के ड्वेलिंग यूनिट की कॉस्ट 45 लाख और 30 लाख हो। रिपेयर के लिए 10 लाख मेट्रोपॉलिटन सेंटर पे, 6 लाख दूसरे सेंटर पे। रिपेयर टू डैमेज ड्वेलिंग यूनिट्स अगर लोन लिया है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। अच्छा, प्रोजेक्ट लोन जो बिल्डर्स को दिए गए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, जिसमें एटलीस्ट 50% FAR या FSI 60 स्क्वायर मीटर से नीचे के कारपेट एरिया वालों का हो, वो प्रोजेक्ट जिसमें 50% से एटलीस्ट 50% FAR, जो फ्लोर एरिया रेशो है एटलीस्ट 50% उन ड्वेलिंग यूनिट्स का हो जिसमें 60 स्क्वायर मीटर से कम कारपेट एरिया है, तो वो लोन भी पूरे का पूरा प्रोजेक्ट लोन हाउसिंग सेगमेंट में प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। नेक्स्ट है वो बैंकिंग लोन टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज फॉर ऑन लैंडिंग। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को ऑन लैंडिंग के लिए दिया गया लोन, प्रोवाइडेड इंडिविजुअल वालों को 20 लाख तक का टिकट साइज होना चाहिए उस HFC का। HFC को हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को बैंक लोन देते हैं फॉर ऑन लैंडिंग। वो 20 लाख रुपए तक का, अगर हाउसिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, 20 लाख रुपए तक का लोन दिया है परचेज, कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन के लिए, या स्लम क्लियरेंस के लिए, या रिहेबिलिटेशन के लिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने लोन दिया है, उसको हमने लोन दिया 20 लाख रुपए पर इंडिविजुअल तक, वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। उस HFC को दिया हुआ, उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को दिया हुआ पूरे का पूरा लोन फिर हमारी हाउसिंग कैटेगरी में आ जाएगा। और उसने आगे वो लोन 20 लाख रुपए तक के एक इंडिविजुअल को दिया हुआ है फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन और स्लम क्लियरेंस, तो ये प्राइवेट सेक्टर में आता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन 5 करोड़ पर borrower फॉर सेटिंग अप स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, sanitation facilities, including construction, refurbishment of household toilets, and improvement at household level, and loan up to ₹10 crore borrower for building healthcare facility under Ayushman Park in Tier 2 to Tier 6 center। इसमें दो कंपोनेंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के, एक तो स्कूल सेटअप करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए, कंस्ट्रक्शन रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स के लिए, वाटर इंप्रूवमेंट्स के लिए 5 करोड़ रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। आयुष्मान भारत में Tier 2 से Tier 6 सेंटर पे हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाने के लिए लोन दिया गया है, तो 10 करोड़ रुपए तक का वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? बेसिकली जो सोलर बेस्ड पावर जनरेटर है, या बायोमेस्ड पावर, मास बेस्ड पावर जनरेटर है, या विंड मिल है, या माइक्रो हाइडल प्लांट है, इनके लिए कोई लोन दिया जाता है इन फैसिलिटीज को क्रिएट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की, तो 30 करोड़ रुपए पर borrower रिन्यूएबल एनर्जी को लोन प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड को दिया गया लोन हो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो 10 लाख रुपए पर borrower। इंडिविजुअल को कौन सा देते हैं? जैसे उसने अपने रूफ टॉप पे सोलर प्लांट लगवा लिया घर के, तो 10 लाख रुपए तक का इस तरह का लोन रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट को, इंडिविजुअल को 30 करोड़ रुपए तक का, कंपनी को या एंटरप्रेन्योर को 30 करोड़ रुपए तक का लोन रिन्यूएबल सेगमेंट वाला प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, इनको जो लोन है नॉट एक्सीडिंग 2 लाख, 2 लाख रुपए तक का लोन टू एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर और MSME, यानी कहने का मतलब एग्रीकल्चर MSME की एक्टिविटीज को छोड़कर वो भी आ जाते हैं, वो अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आ जाएंगे। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर एंड MSME को छोड़कर अदर एक्टिविटीज के लिए, यानी कहने का मतलब जो फॉर मीटिंग सोशल नीड्स, या कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ हाउस, या टॉयलेट बनाने के लिए, या कोई भी वायबल कॉमन एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपए तक लोन
प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। लोन टू डिस्ट्रेस्ड पर्सन अदर देन फार्मर्स, 1 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। डिस्ट्रेस्ड पर्सन के लिए जो फार्मर को दिया गया रीपेमेंट करने के लिए किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर का, वो तो सारा प्राइवेट सेक्टर में आता है, आएगा। लेकिन डिस्ट्रेस्ड पर्सन अदर देन फार्मर, 1 लाख रुपए तक का लोन टू प्रीपे देयर डेट टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर, नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से लिया हुआ है कि शाहूकार से लिया हुआ है, 1 लाख रुपए तक का लोन बाय फार्मर अदर देन फार्मर, 1 लाख रुपए तक का वो प्राइवेट सेक्टर में आएगा। वीकर सेक्टर की डेफिनेशन है, देख लीजिए आप, जरा पढ़ लीजिए इसको। वीकर सेक्टर का जो हमारा टारगेट है उसके अंतर्गत लाने के लिए वीकर सेक्टर की डेफिनेशन दे दी गई है। क्या वीकर सेक्टर की डेफिनेशन है, आपको अच्छी लगा देगी, देखिए जरा पढ़िए। एक तो आर्टिजन विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जहाँ पे इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट 1 लाख से ज्यादा नहीं है, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में आएगी। ठीक है, सॉरी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में नहीं आएगी, वीकर सेक्टर में आएगी। सारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वीकर सेक्टर में आएंगे। हम वीकर सेक्टर की बात कर रहे हैं, सारे सभी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लोन वीकर सेक्टर में आएंगे। नेक्स्ट सेगमेंट इसका है आर्टिजन विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, जहाँ पे इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट 1 लाख से ज्यादा नहीं है, वो सारे वीकर सेक्टर में आएंगे। सभी बेनिफिशियरी अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम सच एज NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, SRMS स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स, ये सारे लोन वीकर सेक्टर में आएंगे। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को जो लोन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट वीकर सेक्टर में आएगा। लोन इंडस्ट्री के लिए भी क्यों ना हो, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को है इंडस्ट्री वीकर सेक्टर में आएगा। बेनिफिशियरीज अंडर DRI के सभी लोन वीकर सेक्टर में आएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी लोन वीकर सेक्टर में आएंगे। डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स के सभी लोन नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स को रिपे करने के लिए जो बैंकों से लिए वो सारे के सारे वीकर सेक्टर में आएंगे। डिस्ट्रेस्ड पर्सन अदर देन फार्मर, 1 लाख रुपए तक की लिमिट है टू प्रीपे देयर लोन, वो भी वीकर सेक्टर में आएंगे। फार्मर के लिए कोई लिमिट नहीं है, अदर देन फार्मर के लिए 1 लाख की लिमिट है डिस्ट्रेस्ड लोन टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर को प्रीपे करने के लिए। वुमेन बेनिफिशियरी को किसी भी काम के लिए दिया गया हो, 1 लाख रुपए तक का लोन वीकर सेक्टर में आएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी को कितना भी लोन दिया गया हो, वो वीकर सेक्टर में आएगा, 1 लाख इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। माइनॉरिटी कम्युनिटीज को दिया गया लोन कितने भी अमाउंट का क्यों ना हो, वो वीकर सेक्टर में आएगा। माइनॉरिटी कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं इंडिया में, आएंगे उसकी डेफिनेशन आगे आएगी, चलो उसी समय करेंगे। वैसे सिख, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन, क्रिश्चियन, ये माइनॉरिटी में आते हैं इंडिया में। ओवरड्राफ्ट अवेल्ड बाई PMJDY अकाउंट होल्डर, प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना में जो 10,000 रुपए का ओडी देते हैं, वो भी वीकर सेक्टर में आता है। सो ये सारी कैटेगरी वीकर सेक्टर में आती है। इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, नीचे कुछ कैटेगरी दी होती हैं, उसमें से एक आधा दूसरा डाला होता है, कुछ इनमें से डाला होता है कि बताइए जरा इनमें से कौन सा वीकर सेक्टर नहीं है, या कई दूसरे डाल दिए, एक ये डाल दिया, इनमें से बताइए कि कौन सा वीकर सेक्टर है। सो वीकर सेक्टर क्या है, आप इसको पढ़ लीजिए, ये वीकर सेक्टर की कंपोजिशन क्या है। जो बैंकों ने सिक्योरिटाइजेशन नोट्स में या आउटराइट परचेज कर लिए दूसरे बैंक के लोन, बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन नोट या परचेज ऑफ पूल एसेट्स क्या होता है कि प्रायोरिटी सेक्टर को एक्सेप्ट अदर कैटेगरी डिफरेंट बैंकों ने लोन दिए हुए हैं, उस लोन को हमने खरीद लिया, पूल परचेज बोलते हैं उसे, जस्ट सिक्योरिटाइजेशन नोट खरीद लिया, वो नोट हमें दे देंगे। बेसिकली वो अंडरलाइंग एसेट्स हमने परचेज कर लिए, रिस्क समेत, रिस्क भी हमारा रहेगा, पैसा भी हम दे देंगे, ब्याज हमें वहां से मिलेगा, उस बैंक से मिलेगा। उस बैंक ने हो सकता है आगे ज्यादा ब्याज पे दिया हो, डिफरेंस वो फिर अपने पास रखेगा। हमें रिस्क हमारा होगा, हमें इंटरेस्ट रेट वही मिलेगा उस बैंक के साथ हमारा नेगोशिएट होगा।
These assets are originated by banks and FI financial institutes and are eligible to be classified as priority sector. ये लोन उन्होंने दिया है वो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए क्लासिफिकेशन के लिए, वो बारोर जिस बारोर को उन्होंने दिया है वो बारोर प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरी में आता है। उस तरह के बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अल्टीमेट बारोर को MCLR प्लस 10 या एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट से 14% ऊपर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तो वही देखा जाए MCLR प्लस 10 भी बहुत है, EBLR प्लस 14 भी बहुत है, लेकिन इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे नीचे है तो उसी अकाउंट को हम सिक्योरिटाइजेशन में या आउटराइट पूल परचेज में लेते हैं। बैंकों किसी दूसरे बैंकों ने जो गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर लोन दिया हुआ है वो हम गोल्ड प्रायोरिटी सेक्टर्स में उनको नहीं शामिल करेंगे, इवन इफ इट इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एक्टिविटी गोल्ड लोन। एक IBPC होता है, इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। बेसिकली थोड़े से हायर लेवल के कंसेप्ट है, सबके लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट है, 3 to 4, 4 to 5 वाले स्पेशली देख लें। IBPC इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बेसिकली ये क्या होता है, एक बैंक ने लोन दिए हुए हैं, मान लीजिए ड्यूश बैंक ने दिया हुआ है 100 लोन अकाउंट या 50 लोन अकाउंट की लिस्ट हमें दे देगा कि इसको मैंने 10 करोड़ दिया, इसको 20 करोड़ दिया, इसको 4 करोड़ दिया, इसको 150 करोड़ दिया, उसका टोटल कर देगा, उसकी रेटिंग बता देगा हमें क्या है। मान लीजिए उसका 500 करोड़ आता है तो उसमें से हम कुछ अमाउंट नॉर्मली 40% तक हम लोन 200 करोड़ हम उसको बैंक को दे देते हैं 6 महीने तक, 92 दिन के लिए, 90 के लिए, 180 दिन तक। रिस्क हमारा रहता है, लेकिन वो शेयरिंग होती है उस लोन में, उस बैंक का भी शेयर रहता है, हमारा भी रहता है। अगर वो लोन अकाउंट इमीडिएट बैड हो जाता है, कोई मॉर्टेलिटी वगैरह में हो तो भी होएगा बैड, अदरवाइज तो खैर हम जिस दिन लोन देते हैं उस दिन हम सर्टिफिकेट लेते हैं कि अकाउंट रादर ड्यू डिलिजेंस भी करनी होती है कि वो अकाउंट स्टैंडर्ड में होना चाहिए, इरेगुलर नहीं होना चाहिए, SMA में भी नहीं होना चाहिए। सो इंटरबैंक पार्टिसिपेशन में हम पार्टिसिपेशन करते हैं पार्टली उसके लोन की 40% तक, तो उसको इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बोला जाता है। वो लोन अगर दूसरे बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर के लिए दिए गए हुए थे जिसकी हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जिसको IBPC के थ्रू हम ले रहे हैं, तो वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर में जाएगा। अगर किसी ने राइस सेलर को लोन दिया हुआ था 100 करोड़ रुपए तक का, वो उसकी प्रायोरिटी सेक्टर में था, वो हम इंटरबैंक पार्टिसिपेशन में जा रहे हैं उसकी, तो वो हमारे भी एग्रीकल्चर में आएगा, प्रायोरिटी सेक्टर सेगमेंट में आएगा। कोशिश साथियों मेरी यही है कि हम यहाँ पे इवन दो वी आर कवरिंग फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर हेयर, लेकिन जहाँ पे कोई रिलेटेड कंसेप्ट आती है जैसे IBPC आया तो मेरी इच्छा ये साथ के साथ रहेगी कि IBPC होता क्या है कैसे नहीं है, तो थोड़ा ब्रीफली उसको हर चीज को टच करते हैं। पीछे हमारे बैंक ने काफी किए, मुंबई में काफी हुए, मुंबई में हुए हैं ज्यादा ये लोग। एक होता है PSLC प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। ये क्या है, बेसिकली लोन भी नहीं दिया, पूल में तो हम लोन लेते हैं पूरे का पूरा, IBPC में पार्ट लोन लेते हैं, इसमें लोन दूसरे बैंक ने दिया है, उसने अपने टारगेट से ज्यादा दे रखा है, तो एक सर्टिफिकेट एक्सेस अमाउंट का हमें दे देगा, एक तरह से वो ट्रेडेबल सर्टिफिकेट बन जाता है। उस सर्टिफिकेट को लेके हमें बिना लोन दिए हमें अपना टारगेट पूरा हो जाता है, लेकिन उस सर्टिफिकेट की हमें कीमत देनी पड़ती है उसको। सो इंस्ट्रूमेंट है जो बैंकों को अचीव करने के विदाउट एक्चुअली डिसबर्सिंग लोन हमें जो बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, कोई लोन हैंड चेंज नहीं होता, लोन नहीं हम परचेज करते, लोन बिना लोन परचेज किए ही हमें इसका बेनिफिट मिल जाता है। आउटस्टैंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जो बैंकों ने खरीदे हैं वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएंगे, प्रोवाइडेड द अंडरलाइंग एसेट्स जो उन बैंकों के थे वो प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफाइड थे। NBFC को जो लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन सा होता है, फ्रेंड इनफैक्ट मेरा थोड़ा सा गला बाई चांस आज से क्लास शुरू थी, गला खराब है थोड़ा सा, एक्चुअली 24 और 25
दिसंबर 2 दिन मुंबई में लाइव क्लास थी, ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा, एआईपी एनबीए द्वारा की गई थी लाइव क्लास। 2 दिन रेगुलरली कंटिन्यूसली फुल डे क्लास ली सिंगल हैंडेडली, इसलिए थोड़ा सा गला में क्लास चल रही है, जिसके तहत आज थोड़ा सा आवाज में आपको अंतर लग रहा होगा। एनबीएफसी को जो लोन है ऑन लैंडिंग के लिए, कौन सा प्राइवेट सेक्टर में आएगा? पहले तो मैक्सिमम इंडिविजुअल बैंक का टोटल प्राइवेट सेक्टर का 5% से ज्यादा नहीं है होगा। मैक्सिमम लिमिट अपने बैंक की कितनी है? 5% ऑफ एन इंडिविजुअल बैंक की टोटल प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। जितनी टोटल प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग किसी बैंक की है उसका 5% से ज्यादा हम एनबीएफसी वाले लोन को प्राइवेट सेक्टर में नहीं लेंगे। वैसे एनबीएफसी का लोन दे सकते हैं, लेकिन उस प्राइवेट सेक्टर में काउंट करने के लिए एनबीएफसी का जो लोन दिया हुआ था उसको हम ऑन लैंडिंग के लिए या उसके अगेंस्ट उसकी सिक्योरिटी के ऊपर हम जो लोन देते हैं वो 5% से ज्यादा अपने प्राइवेट सेक्टर लोन का नहीं कर सकते बैंक। सेकेंडली, जो रजिस्टर्ड एनबीएफसी अदर देन एमएफआई को ऑन लैंडिंग के लिए कौन कौन से लोन प्राइवेट सेक्टर में आएंगे? एग्रीकल्चर के जो ऑन लैंडिंग बाई एनबीएफसी फॉर टर्म लैंडिंग कंपोनेंट अंडर एग्रीकल्चर अप टू 10 लाख पर बारह। एग्रीकल्चर सेक्टर में टर्म लैंडिंग एग्रीकल्चर सेक्टर को जो की हुई है किसी एनबीएफसी ने, अप टू 10 लाख पर बारह ही वो इस कैटेगरी में ले पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी में। एमएसएमई नहीं, सॉरी, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ये डिफरेंस है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को ऑन लैंडिंग के लिए एनबीएफसी ने 20 लाख तक का लोन दिया है तो वो प्राइवेट सेक्टर में आएगा, एमएसएमई सेगमेंट में आ जाएगा। अगर ऑन लैंडिंग के लिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को हमने लोन दिया है, एग्रीगेट लिमिट 20 लाख पर बारह तक है, तो वो हाउसिंग लोन में वो भी हमारी प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा। इन तीनों कैटेगरी को छोड़ के एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल और हाउसिंग, जहाँ पे 10 लाख तक का, माइक्रो स्मॉल में 20 का, हाउसिंग में 20 तक का, इन तीनों कैटेगरीज को वाली एनबीएफसी को लोन, जो इन तीनों कैटेगरीज को एनबीएफसी ने लोन दिया है, हम उसे एनबीएफसी को लोन देते हैं इस पर्पज के लिए, इसका जब तो वो हमारा लोन प्राइवेट सेक्टर में रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आएगा। साथ में ओवरऑल कंडीशन है 5% ऑफ द टोटल प्राइवेट सेक्टर लोन ऑफ द बैंक। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर लोन अचीवमेंट में कुछ एडजस्टमेंट भी आरबीआई लो करता है। किस चीज की एडजस्टमेंट करता है? कहते हैं इंडिया में कुछ एरिया जो मतलब ऐसे हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर लोन बहुत ही कम है। तो आप ज्यादा, मेरी रिक्वेस्ट है आपको, पहले भी मैंने बोल चुका हूँ फर्स्ट सेशन में भी, इसको पढ़ने पे ध्यान कर कम देना, सुनने पे ज्यादा दीजिए। ये वीडियो यहीं रहेगी, बाद में भी आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की 21-22 से 2021-2022 से शुरू किया गया था कि वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पर कैपिटा प्राइवेट सेक्टर लोन 6,000 से कम है, वहां पे लोन यार बैंकों को बोला गया कि ज्यादा करो। अगर आप वहां पे 100 रुपए का लोन दोगे तो टारगेट में हम आपका 125, 100 की जगह पे 125% काउंट कर लेंगे। तो 6,000 से कम पॉपुलेशन वालों को वाली जगह पे अगर लोन किया है प्राइवेट सेक्टर का हमने, वो 100 रुपए की जगह 125% गिना, 100 की जगह 125 काउंट होगा, हायर वेट मिलेगा, 125% रिस्क वेट मिलेगा हमारे टारगेट को काउंट करने के लिए। दूसरी जगह जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर लोन पहले ही 25,000 पर कैपिटा से ज्यादा है, बड़े शहर जिसमें आ जाते हैं मुंबई दिल्ली वगैरह, वहां पे वेट 100 की जगह पे 90 होगा। वहां पे अगर 100 का लोन दिया है तो टारगेट के लिए उसको 100 को 90 ही काउंट किया जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट्स वेट की प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग अचीवमेंट में होगी। सो बेसिकली ये क्या है, बैंकों को इंस्पायर करने के लिए कि वो लोन, वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कम प्राइवेट सेक्टर लोन है वहां पे आप लैंडिंग करो, 100 की लोन करके आपको 125 टारगेट में आ जाएगा। और ये डिस्करेज करने के लिए जहाँ पे पहले ही बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो 100 की जगह वहां पे 90 काउंट होगा वेट उसका, हमारे प्राइवेट सेक्टर टारगेट्स को काउंट करते समय उसको 90 ही गिना जाएगा। इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंसेप्ट वेट्स की शुरू की है। जो मॉनिटरिंग है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग की, मॉनिटरिंग होती है क्वार्टरली बेसिस।
क्वार्टरली देखा जाता है कि क्या टारगेट रहा बैंक का, ने क्या अचीव किया, क्या इसका टारगेट था। जिसकी अचीवमेंट कम रहती है उनको क्या करना पड़ता है, रिजर्व बैंक बोलता है कि कहाँ जमा पैसा कराओ, या तो RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इस्टेब्लिश्ड बाय नाबार्ड, या नेशनल हाउसिंग बैंक, या सिडबी, या मुद्रा वगैरह को जैसे RBI डिसाइड करेगा। इनके पास हमें पैसा जमा कराना पड़ता है, ब्याज मिलता है, कभी थोड़ा मिलता है, बहुत थोड़ा नॉमिनल मिलता है, जो शॉर्टफॉल अमाउंट है इनके पास जमा कराना पड़ता है। इसलिए इनके पास जमा कराना है बहुत थोड़े ब्याज पे या जीरो ब्याज पे, नियर जीरो ब्याज पे, उससे बेटर है कि प्राइवेट सेक्टर लोन ही कर दिए जाए। इसलिए बैंक इंसिस्ट करता है अपने नीचे ब्रांचेज को, हेड कॉर्पोरेट लेवल से कॉल आती है कि प्राइवेट सेक्टर को मैक्सिमम लोन दिए जाएं। इससे बैंक के टारगेट भी पूरे हो जाएंगे, बैंकों को पेनल्टी नहीं लगेगी। ये भी तो पेनल्टी है ना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में बिना ब्याज या थोड़े ब्याज पे पैसा जमा कराना, पेनल्टी भी नहीं लगेगी। एट द सेम टाइम हमारा जो सोशल दायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंकों की, गरीब लोगों को, जहाँ डिफरेंट सेगमेंट्स, नॉट ओनली गरीब, डिफरेंट प्रायोरिटाइज सेगमेंट्स सोसाइटी की, कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको भी लोन दे के हम अपना योगदान उसमें डाल पाए। इसलिए बैंक कहता है कि प्राइवेट सेक्टर लोन टारगेट्स हमें अचीव करने चाहिए, नॉन अचीवर कभी नहीं रहना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की कुछ कॉमन गाइडलाइन इशू की गई हैं, वो क्या है? कॉमन गाइडलाइन क्या है? एक तो इनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एज पर डायरेक्टिव इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम होंगे। रिजर्व बैंक गाइडलाइन इशू करता है प्राइवेट सेक्टर के लिए। वैसे अब ज्यादातर सेगमेंट्स को जो बैंकों को छूट दी गई है कि अपना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉड कंटूर कई जगह बैंकों ने दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, MSME अभी सॉरी के रेट हैं, उनके ऊपर कुछ वो लगा दिया जाता है। एग्रीकल्चर का जैसे KCC का लोन है 7% से ज्यादा नहीं कर पाते, DRI का लोन है 4% से ऊपर नहीं करना। इस तरह कुछ लोन पे RBI डायरेक्टिव दे देता है, बाकी ज्यादातर लोन बैंक का फ्री है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करने के लिए। दूसरा जो 25,000 तक के सर्विस चार्ज लोन है प्राइवेट सेक्टर के, उनके ऊपर कोई सर्विस चार्ज नहीं होगा। इन केस 25,000 तक का सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है GLG को किया गया है लोन, तो ये पर मेंबर, नॉट ए ग्रुप है, ये होल नहीं, पर मेंबर लोन 25,000 से ऊपर नहीं बनता अगर, तो उससे भी कोई सर्विस चार्ज नहीं लेना। ये गाइडलाइन रिजर्व बैंक ने इशू की है, कॉमन गाइडलाइन है ये, इसको हमें फॉलो करना है। ये गाइडलाइन रिजर्व बैंक की है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर के लिए रिसीट, सैंक्शन, रिजेक्शन और डिसबर्समेंट रजिस्टर लगा के रखना है। यहाँ पे डेटा फॉर रिसीट, सैंक्शन, रिजेक्शन, डिसबर्समेंट रिकॉर्ड की जाएगी। इट शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल इंस्पेक्शन एजेंसी, RBI की आती है, या स्टैट्यूटरी ऑडिटर करता है ऑडिट, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई इंस्पेक्शन पे आता है, दिस शुड बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। सभी लोन एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट बैंकों ने देना है। बैंक शुड प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशंस received under private sector loans. Bank board should prescribe a time limit within which the bank communicates its decision in writing. एक्चुअली पहले इसकी गाइडलाइन होती थी कि प्राइवेट सेक्टर का लोन इतने दिन के अंदर बैंक ने डिस्पोज करनी है एप्लीकेशन। अब वो दिनों की गाइडलाइन RBI ने बैंकों के ऊपर छोड़ दी कि बैंक का बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन कॉमन गाइडलाइन ये है कि बैंक बोर्ड नॉलेज बैंक करेगा और बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होगी दिनों के लिए कितने दिन में लोन डिसाइड करना है, उसके बेसिस पे बैंक लोन डिस्पोज करेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी की हम पीछे बात कर रहे थे। माइनॉरिटी कम्युनिटी की डेफिनेशन इसमें दी गई है। माइनॉरिटी कम्युनिटी में कौन कौन आ जाते हैं? सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जोरेस्ट्रियन, बुद्धिस्ट एंड जैन। सॉरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 121 माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बनाई है,
जिसमें एटलीस्ट 25% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, इनकी स्पेशल मॉनिटरिंग की जाती है टू इंश्योर क्रेडिट फ्लो टू द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी कम्युनिटीज को जितने भी लोन है वो सारे वीकर सेक्टर के अंदर कवर किए जाते हैं, ये भी गाइडलाइन है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए कुछ स्कीम्स भी बनाई है, आगे जाके हम किसी न किसी स्टेज पे स्टडी करेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए जैसे एजुकेशन लोन के लिए बनाया गया है इंटरेस्ट सबवेंशन का, इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट कहीं ना कहीं किया गया है, दिया गया है। वुमेन एंटरप्राइज की डेफिनेशन ये क्या है, वुमेन एंटर, ये डेफिनेशन पे ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। वुमेन एंटरप्राइज कौन सी होती है? फिर जिस यूनिट में 51% से नॉट लेस देन 51% शेयर होल्डिंग वुमेन की हो, उस यूनिट को वुमेन एंटरप्राइज कहा गया है। एग्रीकल्चर लेबरर क्या होता है? वुमेन एंटरप्राइज की हम ऊपर बात कर रहे थे, वुमेन एंटरप्राइज भी, वुमेन को भी डिफरेंट कंसेशन दिए गए हैं जब करने के लिए, कि उत्साहित करने के लिए कि वुमेन को लोन दिया गया जाए। उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कुछ जगह कुछ कंसेशन दिए जाते हैं। ये इंडिया में वैसे भी जब कोई सेल डीड बनती है, हाउस परचेज करता है, वुमेन के लिए स्टैंप ड्यूटी कम लगती है। ये मैक्सिमम इसका पर्पज क्या है बेसिकली, कि सोसाइटी में ऐसा ना हो कि मतलब वुमेन बराबर का पार्टनर है, ऐसा ना हो कि घर पे बैठने की परंपरा जो पहले होती थी वो परंपरा तोड़ी जाए, इसलिए उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं वुमेन एंटरप्राइजेज को। एग्रीकल्चर लेबरर क्या होता है? जिसके पास कोई लैंड होल्डिंग नहीं है, लेकिन वो 50% नॉट एटलीस्ट मतलब ड्राइव मोर देन 50% इनकम एग्रीकल्चर बेसिस से कमाता है, अर्न करता है, तो उसको एग्रीकल्चर लेबरर कहा जाता है। एग्रीकल्चर सीजन इंडिया में कौन कौन से होते हैं? 2 सीजन होते हैं, खरीफ एंड रबी। खरीफ कौन सा होता है? मई जून से शुरू होकर सितंबर अक्टूबर में खत्म होता है। दूसरा है रबी सीजन। रबी सीजन कौन सा है? अक्टूबर नवंबर से शुरू होकर अप्रैल मई में खत्म होता है। रबी सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाती है? मेन क्रॉप कौन सी है? अप्रैल मई में कौन सी फसल की कटाई होती है? मेनली वीट। ठीक है, इसमें पैडी आ जाती है मेन मेन, बाकी बहुत सारी है, मतलब इसमें मेन पैडी आ जाती है खरीफ में। रबी में मेन वीट आ जाती है। SC ST बेनिफिशरीज को कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में रिजर्वेशन दी गई है। कितनी दी गई है? दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM, DAY, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, 50% रिजर्वेशन इसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को है। जो रूरल वाली स्कीम है NRLM की, इसमें 50% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए है। दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM जो अर्बन वाली है, इसमें जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उस लोकल पॉपुलेशन में शेड्यूल कास्ट की, उतने परसेंट उसकी रिजर्वेशन होगी। अर्बन वाले की बात कर रहा हूँ। अर्बन NULM स्कीम जो है, डे NULM, उसमें जितनी उस अर्बन सेंटर में SC ST की पॉपुलेशन है उसके इक्विवेलेंट उसकी रिजर्वेशन होगी। DRI स्कीम में 40% रिजर्वेशन SC ST की होगी। फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो DRI का, उसमें साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है 1 एकड़ से इरीगेटेड लैंड, 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ अनइरीगेटेड लैंड। ये क्राइटेरिया SC ST के ऊपर लागू नहीं होता। उनकी लैंड होल्डिंग कितनी भी क्यों ना हो, वो DRI लोन में लैंड का क्राइटेरिया उनके लिए लागू नहीं होता। SC ST की इनकम हाउसिंग लोन के लिए, जो SC ST जो इनकम का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं DRI की, उनको हाउसिंग लोन 20,000 पर बेनिफिशियरी और ओवर एंड अब 15,000। DRI में 15,000 रुपये लोन की लिमिट है। उस 15,000 के अलावा 20,000 रुपये तक का अगर वो इनकम का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं, हाउसिंग लोन 20,000 रुपये का एक्स्ट्रा DRI स्कीम में इनको मिल सकता है, मिलता है। लोन टू वैल्यू गाइडलाइन क्या है होम लोन में, हम इसकी चर्चा करेंगे। होम लोन में ठीक है, 30 लाख तक का लोन 90% से ज्यादा लोन नहीं हो सकता।
30 लाख से 75 लाख तक का लोन 80% से ज्यादा नहीं हो सकता। कहने का मतलब मार्जिन कहाँ, मिनिमम 20% मार्जिन जरूरी है 30 लाख से 75 लाख तक। 75 लाख से ऊपर का लोन है तो 75% से ऊपर लोन टू वैल्यू नहीं हो सकती। कहने का मतलब मिनिमम 25% मार्जिन, 25% मार्जिन जरूरी है। ये आरबीआई की एलटीवी की गाइडलाइन है। जो स्टैंप ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैं, दीज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ हाउस। ये हाउस के कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करनी, एक्सेप्ट फॉर हाउसेज कॉस्टिंग अप टू 10 लाख, where these can be considered as cost of housing project. So 10 लाख रुपए तक का हाउस, 10 लाख तक का लोन नहीं है, 10 लाख तक का हाउस अगर परचेज करते हैं तो स्टैंप पेपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस को प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट मान सकते हैं। उसमें से मार्जिन 10 लाख से कम वाले को फिर मार्जिन 10% होता है, मतलब और भी 90% तक लोन दे सकते हैं, कॉस्ट ऑफ हाउस प्लस रजिस्ट्रेशन प्लस स्टैंप ड्यूटी। ये एलटीवी की गाइडलाइन है जिसको हमने फॉलो करना है। साथियों, ये आज मैंने प्रायोरिटी सेक्टर लोन की चर्चा की। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा प्रेजेंटेशन। ऑफ कोर्स मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग आज पहले ही दिन था तो गला भी थोड़ा खराब था, फिर भी अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे लाइक जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे डेली मैं लिंक देता रहूँगा, कोशिश करूँगा। मैं अपने फेसबुक पे भी दे देता हूँ लिंक, बाकी मेरी वेबसाइट पे डेली मिलता रहेगा। वेबसाइट का आप सबको मालूम ही होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। मेरी वेबसाइट का लिंक है https:// https:// ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस है। इस पे आपको डेली लिंक मिलता रहेगा। 7 बजे डेली शाम को क्लास होएगी, इसमें 7 बजे से पहले आपको लिंक मिल जाया करेगा। ठीक है। ये ऑनलाइन कोर्स अपने अपने दोस्तों को सभी को बताइए, टोटली फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। हाँ, स्टडी मटेरियल मैंने बनाया हुआ है, अच्छी क्वालिटी का स्टडी मटेरियल है, जिसमें 4 बुकलेट्स हैं, एक रूटीन पे, एक लॉन्च पे, सारा एक्सटर्नल का कोर्स कवर किया हुआ है, अपडेटेड है 30/11 तक का इस स्टडी मटेरियल में। उसके बाद की मैंने अपनी वेबसाइट पे जो चेंजेस आती हैं इस सेक्शन में देता हूँ। मेरी सबसे ये एक सजेशन है, जो मेरा कोर्स अटेंड कर रहे हैं, कि वो स्टडी मटेरियल को जरूर पढ़ें। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट मैंने ही नहीं रखी हुई, इसकी नॉमिनल कॉस्ट रखी हुई है 1500 रुपये, जिसके अंदर 150 रुपये तो एयर कोरियर के चार्ज पड़ जाते हैं। उस बुक को जरूर लीजिए, उसका इसका बेनिफिट तभी पूरा मिलता है क्योंकि हम इस कोर्स में शायद क्लास में इस ऑनलाइन क्लास में 100% कवर नहीं कर पाएंगे, कुछ जो पोर्शन रह जाएगा। उस बुक में काफ़ी कुछ है। उस बुक को लेने के लिए आप मेरे को 1500 रुपये इस नंबर पे यूपीआई कर सकते हैं, @UPI और @PNB, यही मेरा यूपीआई एड्रेस है, जहाँ @UPI ये भी है, दोनों ही है। 7028052030 @PNB, आप एक ही रख लीजिए, इसको हटा दीजिए। इस नंबर पे यूपीआई भेज सकते हैं, 1500 रुपये ओनली। आपको बुक्स कोरियर कर दी जाएंगी सेम डे और नेक्स्ट डे। 1500 रिमिट करने हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है मेरी ओर से, बट सजेशन है कि जरूर परचेज कीजिए। बाकी कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। गुड नाइट, थैंक यू।